बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हकीम साजिद फारूकी और रिसेंटली हमने एक वीडियो में बात की थी इनफर्टिलिटी इन मेल्स के टॉपिक पर कि मर्दों के अंदर बेऔलादी की क्या वजूहात हो सकती हैं और उस सिलसिला में हमें कौन सा वे ऑफ ट्रीटमेंट अपनाना चाहिए और दुरुस्त तरीका इलाज क्या है जिसमें 100% कामयाबी हो। इस वीडियो को आप उसी का पार्ट 2 कह सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम खवातीन के अंदर बेऔलादी की वजूहात का जायजा लेंगे, यानी इनफर्टिलिटी इन फीमेल्स, अकर बांझपन या बेऔलादी की खवातीन के अंदर कौन सी वजूहात हो सकती हैं। तो सबसे पहली बात जो बिल्कुल वाज़ेह है, जो मैंने उस वीडियो में भी आपके सामने रखी, कि 1 साल तक की मुसलसल कोशिश, या आप कह लें कि 1 साल के खुशगवार अज़दवाजी ताल्लुकात के बावजूद अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो फिर ज़रूरत पेश आती है मेडिकली मुआयने की। अलबत्ता उन खवातीन को 1 साल से पहले ही चेकअप करवा लेना चाहिए, मुआयना करवा लेना चाहिए जिनकी एज 35 साल से ज़्यादा है, या उनका मेंसेस सर्कल जो है वो डिस्टर्ब है, या उन्हें मेंसेस जो है वो बहुत पेनफुल आते हैं, या उनका मिसकैरेज का केस हो चुका है। अगर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है तो 1 साल से पहले मेडिकली मुआयने की तरफ तवज्जो करना ये बिल्कुल एक जल्दबाज रवैया है और इसकी कतन ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर 1 साल गुजर जाता है और प्रेगनेंसी नहीं होती तो फिर जहां पर ज़रूरत पेश आती है मेल के चेकअप की, वहीं पे ज़रूरत पेश आती है कि फीमेल भी अपना मेडिकल चेकअप करवाए। अब सवाल ये है कि वो कौन सा अपना मुआयना करवाए, कौन सा टेस्ट करवाए या कौन सी रिपोर्ट करवाए। तो इस सिलसिले में सबसे पहले जो है वो पहली वीक अल्ट्रासोनोग्राफी की ज़रूरत है, और वो 4 कलर डॉपलर अगर आप करवाते हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट है, यानी रहम और उसके मुताल्लिकात की अल्ट्रासाउंड करवाई जाए। इसमें हमें ये पता चलेगा कि यूट्रस में, रहम में कोई किसी तरह की इन्फ्लेमेशन या सोजिश वगैरह की कैफियत तो नहीं है, या काजफ नालियों में मतलब फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर कोई किसी तरह का डिसबैलेंस तो नहीं है, वहाँ पर कोई किसी तरह की खराबी तो नहीं है, और एग की क्या कंडीशन है, क्या सूरत हाल है, क्या एग ठीक तौर पे बन रहा है। यानी सबसे पहले, जैसा कि आप कुरान करीम में भी जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खातून को खेती के साथ तशबीह दी, और बीज वहीं पर उगता है, उसी ज़मीन पर उगता है जो ज़मीन फसल काश्त करने के काबिल हो। इसी तरह औलाद के हुसूल के लिए जो है रहम के माहौल का साजगार होना सबसे पहली शर्त है। तो इसलिए अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो फीमेल्स के चेकअप के सिलसिले में सबसे पहले ज़रूरत पेश आती है कि उनके यूट्रस की अल्ट्रासाउंड करवाया जाए, जिसे पहली वीक USG के नाम से जाना जाता है। और 4 कलर डॉपलर जो अल्ट्रासाउंड है वो ज़्यादा बेटर रिजल्ट रखती है और ज़्यादा मुफीद साबित होती है तशखीस के सिलसिले में। अब अगर यूट्रस के अंदर किसी तरह की इन्फेक्शन है, वहाँ पे सोजिश की कैफियत है, या वहाँ पे पॉलीसिस्टिक ओवरीज का मसला है, तो ऐसी सूरत में प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। अगर पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं तो उनका इलाज करवाया जाए। अगर एग का कोई मसला है, एग ठीक तौर पे नहीं बन रहा, तो उसका इलाज करवाया जाए। अगर फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर कोई किसी तरह की खराबी है तो उसका इलाज होगा। इसी तरह अगर यूट्रस में इन्फ्लेमेशन है तो उस इन्फ्लेमेशन को, सोजिश की कैफियत को दूर किया जाएगा। अगर अल्ट्रासाउंड बिल्कुल ठीक आती है, यानी हमारे सामने ये बात बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर हो जाती है कि रहम के अंदर किसी तरह की कोई खराबी नहीं है। अब दूसरा जो टेस्ट करवाने की ज़रूरत है वो है एंडोक्राइनोलॉजी रिपोर्ट, यानी हार्मोनल टेस्ट करवाना। निज़ामे दुरूअफ़राज़ी का प्रेगनेंसी के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। वैसे तो निज़ामे दुरूअफ़राज़ी का हमारी पूरी ज़िंदगी के साथ, तमाम तर अवामिल के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है, लेकिन प्रेगनेंसी के सिलसिले में भी ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। यानी एंडोक्राइनोलॉजी रिपोर्ट करवाई जाएगी, जिसमें मेन जो हार्मोन है वो है FSH, TSH और LH, यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इनका प्रेगनेंसी के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है, और ये सारे जो हार्मोन हैं ये मातहत होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स के, यानी उसके सिग्नल के साथ ये हार्मोन इफराज पाते हैं रहम के अंदर, जिससे फर्टिलाइजेशन का अमल होता है। तो एंडोक्राइनोलॉजी रिपोर्ट के साथ हमारे सामने ये बात आ जाएगी कि क्या हार्मोन्स के अंदर कोई डिसबैलेंस तो नहीं है। याद रखें, अगर हार्मोन्स में डिसबैलेंस होगा तो प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, और अगर हार्मोन्स का डिसबैलेंस हो तो उसके लिए बड़ा हिकमत अमली के साथ ट्रीटमेंट किया जाता है, इलाज मुआवजा किया जाता है।
کوئی جو جاہل یا انکوالیفائڈ پریکٹیشنرز ہوتے ہیں وہ اس طرح کی جو میڈیکل کنڈیشن ہوتی ہے اسے فیس نہیں کر پاتے اور خواہ مریض سے پیسے اینٹتے رہتے ہیں اور اس کا وقت ضائع کرتے رہتے ہیں اور پیسہ بھی ضائع کرتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے الٹرا ساؤنڈ کے بعد جو ہمارے لیے مین ٹیسٹ ہے وہ ہے اینڈوکرائنالوجی رپورٹ۔ تقریباً موسٹلی کیسز میں انہی دو ٹیسٹوں کے ساتھ یا رپورٹس کے ساتھ ہمارے سامنے ریزن آ جاتی ہے کہ کس ریزن کی وجہ سے پریگننسی نہیں ہو رہی۔ اگر فار ایگزامپل الٹرا ساؤنڈ بھی کلیئر آتی ہے، اینڈوکرائنالوجی رپورٹ بھی کلیئر آتی ہے، تو اس کے بعد کیس کو تھوڑا کمپلیکیٹڈ سمجھا جاتا ہے، یعنی اس میں پھر ہیماٹالوجی ٹیسٹ کروانے کی ضرورت پیش آتی ہے اور کیمسٹری ٹیسٹ کروانے کی ضرورت پیش آتی ہے، اور بعض اوقات پھر اس میں جو ہے وہ سائیکولوجیکل کوئی سبب جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے، اور بعض ان ایکسپلینڈ وجوہات کی بنا پر یا ان کی وجہ سے فرٹیلائزیشن کا عمل نہیں ہو پاتا، پریگننسی نہیں ہوتی۔ یعنی اگر یہ دونوں ٹیسٹ کلیئر ہیں، نارمل ہیں، اس کے باوجود پریگننسی نہیں ہو رہی، تو پھر کیس کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے اور پھر ریزن تلاش کرنے میں دقت پیش آتی ہے، لیکن عمومی طور پر انہی میں سے ہی ہمیں ریزن مل جاتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی معلومات آپ کے لیے کافی ہیں جو کہ آپ کے لیے معاون ثابت ہوگی۔ سب سے پہلے ڈائیگنوز کرنا ہمارے لیے ضروری بنتا ہے اور اس کے بعد ہمیں کوئی وے آف ٹریٹمنٹ جو ہے سلیکٹ کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید رہی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔